Hi everyone, welcome to the class. सभी का स्वागत है. Good evening everybody. Welcome to this special class that we are going to take today. Now this is a demo class for all of you. This is how I am teaching on Unacademy Plus. ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी डेमो क्लास है, ये बताने के लिए कि कैसे हम Unacademy Plus पर क्लासेस ले रहे हैं. ठीक है, so let's start the session. Today I am going to show you the demo class of the early medieval dynasties in the medieval Indian history batch that I am taking on Unacademy Plus. Unacademy Plus पर मैं medieval Indian history के बैचेस ले रही हूँ. ठीक है, तो आज की क्लास उसी बैच से रिलेटेड है. ये एक आपके लिए डेमो क्लास है. इफ़ यू एंजॉय दिस क्लास देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू Unacademy Plus. The link is given below in the description box. You can also subscribe to the batches on Unacademy Plus that have started from 18th of Jan 2021. Before we move forward, here's a small announcement for all of you. As you all know that Unacademy has launched Unacademy Rise 2.0, which is India's largest online daily test series on paper 1 in prelims examination, which is going to be conducted free of cost daily at 8:30 AM. हर दिन सुबह 8:30 बजे ये डेली टेस्ट हुआ करेगा, in which you will be getting 20 questions, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 40 मार्क्स का पेपर, डेली फ्री मॉक टेस्ट होगा आपका, एंड लैंग्वेजेस विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी. In both languages question will be there. Also these questions have been curated by Unacademy's top educator Ankit Awasthi sir. ओके तो आपका पेपर 1 में पॉलिटी, साइंस, टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपके कवर होने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें आपको लाइव टेस्ट देने पर रैंकिंग भी मिलेगी. यू विल बी गेटिंग योर रैंक्स एज वेल इफ यू गिव द टेस्ट लाइव. ओके, so do not forget to enroll in these test series. Free of cost test they are, and you can use code ARPITA10 to unlock the plus experience for free of cost. आप free of cost Unacademy Plus का experience unlock कर सकते हो. ठीक है, तो ये कोड यूज़ करना. Unacademy की लर्निंग ऐप पर जाना है आपको. ठीक है, go to Unacademy's learning app, go to the test section, then click on see all in the test section. Okay, enroll in the test series, and when prompted use this code ARPITA10. so the link is given below in the description box. फटाफट से लिंक पे क्लिक कर दीजिए. ठीक है, and let's start this demo session. ये डेमो सेशन शुरू करते हैं. so in the last class we were discussing the Mokhari dynasty. ठीक है, हम लास्ट क्लास में मोखारी डायनेस्टी डिस्कस कर रहे थे. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द पुष्यभूतिज डायनेस्टी एंड द मैत्रका. हमने मैत्रका अच्छे से डिस्कस कर लिया था, पुष्यभूतिज कर लिया था. आज हम मोखारी पढ़ने वाले हैं. इन डिटेल डिस्कशन हुई थी लास्ट क्लास में, तो अगर आपने लास्ट क्लास मिस करी है तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको Unacademy Plus पर मिलता है. ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोखारी डायनेस्टी. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोखारी डायनेस्टी ओवर हियर यू विल सी, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, दिस एरिया, दिस कलर्ड रीजन, इट इज़ इन दी नॉर्थ वेस्टर्न साइड. ये कुछ नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर है. ये आपका मोखारी डायनेस्टी में आता है. और आप देखोगे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस आ रही है, जो कि है कन्नौज. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ओवर हियर, कन्नौज, ऑन विच ऑल दी अदर डायनेस्टीज वर फाइटिंग, जिसके ऊपर बाकी की आसपास की सारी डायनेस्टीज लड़ रही थी. ठीक है, फाइट कर रही थी. ओके, यहाँ पर आप देखोगे मोखारी डायनेस्टी. सो नाउ मोखारी डायनेस्टी जो थी, ये मोखारी हो गया, पुष्यभूतिज हो गया, मैत्रकाज हो गया, ये सारी डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी के एंड के बाद आती हैं. एक बार जब गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर का पतन होता है, फॉल होता है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पुष्यभूतिज निकल के आते हैं, मैत्रकाज आते हैं, मोखारीज आते हैं. मतलब गुप्ता एम्पायर का डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है. ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के सेनापति, गुप्ता एम्पायर के ज़मींदार, गुप्ता एम्पायर के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने में लगे हुए हैं. और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है. ठीक है, यानी कि लैंड ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ज़मीन के ऊपर जिसका अधिपत्य होगा वो ही सुप्रीम होगा, वो ही पावरफुल होगा. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंड ओनरशिप पीपल वर नाउ बिकमिंग मोर पावरफुल, एंड ओनली देन दे वर इन अ पोजीशन टू एस्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर. ठीक है, तो फ्यूडलिज्म, सामंतवाद बढ़ता है धीरे धीरे, ज़मीन की ज़मींदारी बढ़ती है, पावर बढ़ता है. ठीक है, पावर बढ़ता है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना सकते हैं, हम भी रूल कर सकते हैं. तो फ्यूडलिज्म की आड़ में पुष्यभूतिज निकल कर आते हैं. पुष्यभूतिज कौन थे? गुप्ता एम्पायर में ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मीन संभाला करते थे, प्रॉपर्टी संभाला करते थे. गुप्ता एम्पायर का पतन होता है तो क्या होता है, पुष्यभूतिज को लगता है अब तो कोई लीडर ही नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं है. अब जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो क्या करना है,
अब हम रूल कर सकते हैं, हम खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, रोक तो है ही नहीं राजा बनने पर। कोई अपना ठप्पा लगाकर थोड़ी आया है कि भाई मैं ही राजा बनूंगा, ठीक है, राजा तो कोई भी बन सकता है। तो जिसके पास पावर है वो राजा बनेगा। पावर उनके पास थी जिनके पास ज़मीन थी, जिनके पास सपोर्ट था लोगों का। तो जैसे कि यहाँ देखोगे मैत्रकास कौन थे, मैत्रकास किसने एस्टैब्लिश किया था ये एम्पायर, सेनापति ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। द सेनापति ऑफ गुप्ता एम्पायर, ही स्टार्टेड दिस एम्पायर, मैत्रकास, इन्होंने ये, और मैत्रकास और पुष्यभूति क्या था, सरनेम था ये, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो सेनापति जो थे गुप्ता एम्पायर के, उन्होंने अपना डिफरेंट एम्पायर शुरू किया मैत्रकास, और इन्होंने कैपिटल बनाया वल्लभी को, ठीक है, तो कैपिटल वाज एट वल्लभी। अब ये जो सेनापति था ये पुष्यभूतिज और मोखारीज का दोस्त था। कैसे? क्योंकि ये एक ही एम्पायर के चट्टे बट्टे थे, गुप्ता एम्पायर के ही ये सारे लोग थे, अलग अलग अपने स्टेट्स बना रहे थे। स्पेशली पुष्यभूतिज और मैत्रकास के बीच में काफ़ी दोस्ती थी। क्यों? क्योंकि ये जो सेनापति था, जो मैत्रकास थे, वो भी शिव के वर्शिपर थे, लॉर्ड शिवा डेवोटी थे। पुष्यभूतिज भी लॉर्ड शिवा के डेवोटी थे, ठीक है। तो भक्ति ने दोनों को शक्ति दे दी, भक्ति से दोनों की दोस्ती हो गई, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों एम्पायर में आप संधि होते हुए देखोगे। अब निकल के आते हैं मोखारीज। तो जब हम मोखारीज की बात करते हैं, ये भी गुप्ता पीरियड के ही पार्ट थे, गुप्ता एम्पायर के ही पार्ट थे। इन्होंने भी कोशिश की हम भी खुद को स्टैब्लिश करें, सेनापति भी अपना एम्पायर बना रहा है, ठीक है, जमींदार भी अपना एम्पायर बना रहा है, तो हम भी अपने आप को सेटल करेंगे। अब जब ये सेटल होने लगे तो इनको पता चला ये जो कन्नौज है ये काफ़ी फर्टाइल रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये गैंजेटिक वैली में है, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत फर्टाइल है, काफ़ी रिसोर्स रिच है, ट्रेडिंग काफ़ी होती है, प्लस बाहर से जो ट्रैवलर्स आते हैं वो यहीं आकर रुकते हैं, यहीं अपना माल बेचते हैं, यहीं से माल खरीदते हैं। तो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रोग्रेसिव जगह है ये कन्नौज। कन्नौज को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। शुरू में छोटे मोटे झगड़े होते थे कन्नौज के ऊपर, कौन रूल करेगा, कौन राज करेगा, बाद में वो झगड़े बढ़ने लगे, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और मोखारीज के एम्पायर में ही कन्नौज का एम्पायर, कन्नौज की जगह आती थी, ठीक है, कन्नौज की जो टेरिटरी थी वो मोखारीज के एम्पायर में ही पड़ती थी, इसलिए मोखारीज के ऊपर पुष्यभूतिज की भी नज़र थी और मैत्रकास की भी नज़र थी, ठीक है। तो मोखारीज जो थे वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सके, सेंटर ऑफ डिस्प्यूट बनकर रह गए थे मोखारीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी के आसपास के जो राजा थे वो कन्नौज पे अपनी नज़रें गड़ाए थे। तो इधर आप देखोगे कि जैसे ही गुप्ता एम्पायर का पतन होता है, एज सून एज द गुप्ता एम्पायर फॉल्स डाउन, देर इज द एब्सेंस ऑफ अदर एम्पायर, ठीक है, दैट मीन्स देर वॉज वैक्यूम, पोलिटिकल वैक्यूम दैट वॉज क्रिएटेड, पोलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। देर वॉज नो सेंट्रल अथॉरिटी विच वॉज केपेबल ऑफ रूलिंग द एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। पूरा नॉर्दर्न रीजन जो गुप्ता एम्पायर के अंडर था, अब उसको रूल करने के लिए कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। एंड दिस पीरियड ऑफ द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर लेड टू द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंटायर नॉर्दर्न एम्पायर। नाउ ओवर हियर यू विल सी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, राजनीतिक बंटवारा होना शुरू हो गया, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम बनने लगे, पॉलिटिकली पूरा नॉर्दर्न इंडिया बट गया अलग अलग एम्पायर में। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक बंटवारा। और इसी से छोटी छोटी पावर्स निकल के आने लगी, जैसे कि मोखारीज आ गए, ठीक है, यहाँ पर आपके मोखारीज थे, ठीक है, उसके बाद पुष्यभूतिज थे, यहाँ पर मैत्रकास थे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे बिहार, मध्य प्रदेश, थानेसर, हरियाणा, कौशल राज, ठीक है, ऑल दीज एरियाज इन नॉर्दर्न इंडिया दे वर डिवाइडेड ऑन दी पॉलिटिकल लाइन्स, ओके। अदर किंगडम्स ऑल्सो गॉट स्टैब्लिश्ड इन दी प्रेजेंट डे ओडिशा रीजन। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ भी छोटे छोटे वर्मन्स आने लगे, अलग अलग एम्पायर इन अयोध्या, इन प्रयागराज, छोटे छोटे एम्पायर बनकर उभरने लगे, ठीक है। एंड दीज मोखारीज वन ऑफ देम, ये मोखारीज भी उनमें से एक थे। तो ये तो बात हो गई हमारी अर्ली मिडिवल इंडिया की, दिस इज अबाउट द अर्ली मिडिवल इंडिया। बट वी हैव टू स्टडी द मिड पीरियड ऑफ मिडिवल इंडिया। हमारे एग्जाम के लिए हमें मिडिवल इंडिया पढ़ना है, उसमें 3 किंगडम्स थे जो प्रोमिनेंट थे। सो वी लुक एट दोज 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स इन द अर्ली मिडिवल इंडिया। ये सभी को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी दिस स्लाइड। Everybody can see this, okay. तो when we talk about the mid part of medieval India, जब हम बात करते हैं medieval India के mid part की, then we have to study the period of 750 to 1000 CE, ठीक है. This is the time period that we have to look into. In northern India,
This time period saw the growth of 3 very famous empires और 3 very famous political powers. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं. लेट्स मेक अ शॉर्ट नोट ओवर हियर. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर ऑल्सो नोटिंग डाउन दिस. तो दिस इज नॉट इन द PDF, ये हमारे एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो हमें बनाने हैं. द पीरियड फ्रॉम 750 to 1000 CE. ठीक है, ये जो पीरियड है, दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द ग्रोथ ऑफ 3 very important empires और you can say political powers. 3 काफ़ी फेमस पॉलिटिकल पावर्स थी जो निकल कर आई थी. कौन कौन सी पॉलिटिकल पावर्स थी? फर्स्ट पॉलिटिकल पावर इज नोन एज गुर्जरा प्रतिहारा. ठीक है, जिनको हम प्रतिहारा डायनेस्टी भी बोलते हैं. गुर्जरा प्रतिहारा, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रतिहारा डायनेस्टी. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट किंगडम वॉज, सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट किंगडम आ जाता है पालाज. अब पालाज डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार के मेंस में. ठीक है, इन दिस ईयर्स मेंस दिस क्वेश्चन ऑन पाला एम्पायर केम. वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन द क्लास इटसेल्फ. उस क्वेश्चन को क्लास में ही आज सॉल्व करने वाले हैं हम. ठीक है, एंड थर्ड वॉज, यहाँ पर लिख लीजिए, राष्ट्रकूटाज. ठीक है, थर्ड हो गए राष्ट्रकूटाज, जिसने हर राष्ट्र को अच्छे से कूटा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. कूटा मीन्स बीट डाउन करना. तो राष्ट्रकूटाज दे इमर्ज्ड एज द वेरी फेमस, वन ऑफ द वेरी फेमस एम्पायर्स. ठीक है, तो ये हो गए तीनों डायनेस्टीज. अब यहाँ पर आप देखोगे दैट व्हेन वी टॉक अबाउट गुर्जरा प्रतिहारास, दे वर नोन एज प्रतिहारा डायनेस्टी एंड दे वर ओरिजिनली पैस्टोरल पीपल. ठीक है, ये जो प्रतिहारास थे ना, ये ओरिजिनली राजा नहीं थे, ये बाद में राजा बने, अपने आप को सेटल किया है राजा के तौर पे. पर इनिशियली इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे? वो एग्रीकल्चरल लोग थे, पैस्टोरल लोग थे, भेड़ बकरी चराया करते थे, कैटल रियरिंग किया करते थे. ठीक है, दे वर ओरिजिनली पैस्टोरल पीपल एंड दे डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडिया. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स पाला डायनेस्टी. अब बात करते हैं पाला डायनेस्टी की. तो जब हम पाला डायनेस्टी की बात करते हैं, ओवर हियर यू कैन सी दैट दीज पीपल, दिस पाला डायनेस्टी पीपल, दे रूल्ड ओवर ईस्टर्न इंडिया. इन्होंने ईस्टर्न इंडिया पे अपना शासन किया. ठीक है, टिल द मिड ऑफ 9th century दे रूल्ड ओवर ईस्टर्न इंडिया. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट राष्ट्रकूटास, इन्होंने किसके ऊपर शासन किया? डेक्कन रीजन पर. ठीक है, दे रूल्ड ओवर डेक्कन रीजन एंड दे ऑल्सो कंट्रोल्ड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का भी कुछ पार्ट इन्होंने कुछ समय तक कंट्रोल किया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मैप. व्हेन वी स्टडी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जब हम ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी विल स्टडी इट फ्रॉम 8th to 18th बिकॉज आफ्टर 18th वी स्टडी द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस विच इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो ये टाइम पीरियड होता है मिडिवल का. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपकी हर्षा के टाइम पीरियड पे एंड हो गई थी. ठीक है, अब जो मिडिवल इंडिया है इसको आप 2 पार्ट्स में, 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो. यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 स्टेजेस. ठीक है, ये हो गए इसके 2 स्टेजेस. First stage is known as the early medieval period, that is from 8th to 12th century. ठीक है, 12th century AD. This is the first stage. Second stage is known as the later medieval period. This is from 12th till 18th century. This is how we are going to study the entire medieval Indian history. Okay, तो यहाँ पर पहले आ जाते हैं आपके गुर्जरा प्रतिहारास. Here we have the Gurjaras and Pratiharas. सो व्हेन वी टॉक अबाउट गुर्जरा प्रतिहारास, इनके बारे में हमें ये पढ़ना है कि ये पैस्ट्रोलिस्ट थे. राइट इट डाउन, दे वर पैस्टोरलिस्ट. ठीक है, एंड दे वर फाइटर्स, यानी कि ये भेड़ बकरियां भी चढ़ाया करते थे और ये क्षत्रिया भी थे. दे वर क्षत्रियाज ऑल्सो, फाइटर क्लास पीपल ऑल्सो एंड पैस्टोरलिस्ट ऑल्सो. ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे दैट दे यूज टू वर्शिप लक्ष्मण. लक्ष्मण के बारे में आपने रामायण में सुना होगा. इन रामायण यू मस्ट हैव स्टडीड और हर्ड अबाउट लक्ष्मण, राइट? सो दे यूज टू वर्शिप लक्ष्मणा एंड लक्ष्मणा हैज अ वेरी पेक्यूलर क्वालिटी ऑफ बीइंग अ फाइटर. आप लोगों को पता होगा लक्ष्मणा इज ऑलवेज डिपिक्टेड एज एन एंग्री यंग मैन, ऑलवेज रेडी टू गो इनटू अ वॉर, ऑलवेज रेडी टू फाइट. So they used to take inspiration from Lakshman and they were always ready for fights. Those, you can say, dedication towards wars could be seen in the fight over Kannauj. कन्नौज को लेकर जो ये लड़ाई करते थे ना, उसमें इनका पैशन, इंटेंशन, इनका डेडिकेशन देखने को मिला. ठीक है, बिकॉज they were taking inspiration from Lakshman. Okay, so that is why they took the title of Pratiharas. इसीलिए इन्होंने, because they used to worship Lakshman, लक्ष्मण की एक क्वालिटी थी that he was a doorkeeper of लॉर्ड श्री राम.
ठीक है, श्री राम के डोर कीपर थे, यानी कि उनके डोर के बाहर प्रोटेक्टर के तौर पे खड़े रहते थे. सो दे गेव देमसेल्व्स द टाइटल ऑफ प्रतिहारास विच मीन्स डोर कीपर. प्रतिहारा का मतलब होता है डोर कीपर, गार्ड होना. ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को लक्ष्मण से इंस्पायर करके डोर कीपर टाइटल दे दिया, प्रतिहारास टाइटल दे दिया. ठीक है, सो दे ऑल्सो गिव देमसेल्व्स द टाइटल डोर कीपर. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. चलो अब गुर्जरा प्रतिहारास में पहले इंपॉर्टेंट राजा को पढ़ लेते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग इन गुर्जरा प्रतिहारास. ठीक है, सो ओवर हियर द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट किंग ओवर हियर इज नागा भट्टा. यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट राजा आ जाते हैं आपके नागा भट्टा. ही इज नागा भट्टा 1. अब इनका टाइम पीरियड याद रखना जरूरी नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर टाइम पीरियड. इफ यू आर अ हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट तब आप ध्यान दे सकते हो. इवन देन ऑल्सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज टाइम पीरियड और ईयर्स यू हैव टू रिमेंबर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, सो नागा भट्टा 1 जो होते हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट फेमस किंग्स. ये काफ़ी जाने माने राजा जाने जाते हैं, मोस्ट फेमस ऑफ ऑल दी प्रतिहारा डायनेस्टी. ठीक है, प्रतिहारा किंग्स. एंड ही ऑल्सो इज नोन फॉर, राइट इट डाउन, ही इज नोन फॉर checking the invasion. He is known for checking the invasion of the Arabs. यानी कि भारत में उस समय अरब्स इन्वेजन करने की जो प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, अटैक करने की जो प्लानिंग कर रहे थे. इन्वेजन इज अ काइंड ऑफ अटैक विच इज डन फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ लूटिंग द कंट्री. जब आपको कंट्री को लूटना होता है ना, प्लंडर करना होता है, तब आप इन्वेजन प्लान करते हो. एंड अरब्स दे वर ट्राइंग टू इन्वेड इंडिया. ठीक है, सो ही वॉज द वन हु वेरी फेमसली स्टॉप्ड देयर इन्वेजन. उनके अटैक को, उनके इन्वेजन को उन्होंने रोका. नाउ इधर आप देखोगे दे गेव देमसेल्व्स द टाइटल ऑफ डोर कीपर. सो दे ऑल्सो fulfilled the duty of a doorkeeper by stopping the invasion of Arabs into India. मतलब सही मायने में ये गार्ड थे भारत के. ठीक है, अपने आप को डोर कीपर ऐसे ही नहीं बोलते थे, वो ड्यूटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करते थे. एंड नागा भट्टा ऑल्सो डिफीटेड, राइट इट डाउन, ही ऑल्सो डिफीटेड द अरब आर्मी विच वॉज अंडर द किंग जुनैद. किसके अंडर थी? अरब किंग जुनैद के अंदर थी. ठीक है, एंड तामिन. उस वक्त तामिन कैलिफेट चल रहा था अरब में. तामिन जो थे वो रिलीजियस स्पिरिचुअल हेड थे. तो जुनैद और तामिन के अंडर की जो अरब आर्मी थी वो इंडिया में अटैक करने के पर्पज से आ रही थी. तो नागा भट्टा ने बहुत सक्सेसफुली अरेबियन आर्मी को डरा धमका कर, हरा कर वापस भेज दिया. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब बात आती है नागा भट्टा 1 जब इतने फेमस थे तो ये हारे क्यों, या ये इनके जो रूलिंग पीरियड में एम्पायर था वो वीक क्यों हुआ? क्योंकि इनको राष्ट्रकूटा के राजा जो थे, जिनका नाम ध्रुवा था, उन्होंने बार बार चैलेंज किया. ध्रुवा यूज्ड टू चैलेंज हिम अ लॉट बिकॉज नागा भट्टा 1 ही वाज कीपिंग एन आई ऑन कन्नौज. ये जो थे ये कन्नौज पे अपनी नजर रखे हुए थे. ठीक है, ही वांटेड कन्नौज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. अपने एम्पायर का पार्ट बनाना चाह रहे थे कन्नौज को. एंड राष्ट्रकूटास वर ऑल्सो फाइटिंग ओवर कन्नौज. इवन द पालास वर फाइटिंग ओवर कन्नौज. सो दैट इज वाई द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा ही डिफीटेड नागा भट्टा 1. तो यहाँ पर एक मैप समझ लेते हैं. ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ मैप ओवर हियर. तो यहाँ पर आई एम ड्रॉइंग अ मैप. ये मैप है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का. दिस मैप, रफ मैप इज, इट बिलोंग्स टू मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, तो एक छोटा सा मैप आप बना सकते हो. दिस इज अ रफ मैप, रफ स्ट्रक्चर ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, बना लिया सभी ने ये स्ट्रक्चर? तो जल्दी से बताओ. अब ये एक रफ मैप है. यहाँ पर हो गया आपका ये श्रीलंकन आइलैंड. अब यहाँ आप देखोगे ओवर हियर यू विल सी, इस पोर्शन में वी हैड द प्रतिहारास. दिस पोर्शन वॉज डोमिनेटेड बाय प्रतिहारास. यहाँ पर आपके आ जाते हैं प्रतिहारास. नाउ ओवर हियर दिस पोर्शन, दिस स्मॉल लिटिल पोर्शन, इट इज डोमिनेटेड बाय पालास. ये पोर्शन जो है पालास का था. एंड राष्ट्रकूटास जो थे वो आपके इस पोर्शन में आते हैं. दिस इज राष्ट्रकूटास. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट दे वर रूलिंग इन सम सर्दर्न पार्ट ऑल्सो, नॉर्दर्न पार्ट ऑल्सो, इन द डेक्कन रीजन ऑल्सो. तो ये एरिया हो गया आपका राष्ट्रकूटास का. ठीक है, यहाँ आ जाते हैं आपके चोलास. टुडे वी विल स्टडी चोलास एज वेल. ठीक है, तो ये एरिया हो गया प्रतिहारास का. देन दिस एरिया इज ऑफ राष्ट्रकूटास, डेक्कन, नॉर्दर्न एंड सर्दर्न पार्ट. एंड दिस एरिया इज ऑफ
पालास, ये आपका पालास का एरिया हो गया। पाला के ऊपर क्वेश्चन आया है 2020 मेंस जीएस पेपर 1 में। और इन सभी एम्पायर में हम फोकस करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। इन ऑल दीज एम्पायर्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये मैप सभी ने ड्रॉ कर लिया। इन दिस मैप यू विल सी समवेयर ओवर हेयर वी हैव कन्नौज, यहाँ पर हमारे पास कन्नौज है, ठीक है, बिल्कुल मिडल में, ठीक है, ऑन दी बाउंड्रीज, इन द मिड ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास वी हैव कन्नौज। दैट इज वाई ऑल ऑफ देम आर फाइटिंग ओवर कन्नौज एंड दिस फाइट इज ऑल्सो नोन एज, इस फाइट को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इट इज ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। इस फाइट को हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं, ठीक है। सो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ट्राई मीन्स 3, पार्टाइट मीन्स पार्टी। तो क्योंकि 3 कंट्रीज, 3 पार्टीज जो हैं, ठीक है, वो लड़ रही थी इस प्लेस को लेकर, कन्नौज को लेकर, इसीलिए इसका नाम है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ओवर हियर। सो ही वाज डिफीटेड बाय, राइट इट डाउन, इनको डिफीट करते हैं ध्रुवा। और ध्रुवा कौन से एम्पायर के राजा थे? राष्ट्रकूटा के राजा थे। ही वॉज द किंग ऑफ राष्ट्रकूटा। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चार्ट, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे अभी। नागाभट्टा के बाद इनके बेटे आते हैं, ठीक है। आफ्टर नागाभट्टा 1 वी हैव हिज सन हु इज वत्स राजा, जिसका नाम है आपका वत्स राजा, ठीक है, ही इज नोन एज वत्स राजा। नाउ वत्स राजा का अगर हम टाइम पीरियड देखें, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग्स ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम के बहुत इन्फ्लुएंशियल राजा थे। एंड ही यूज्ड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इन्होंने अपने टाइम पर अपने एम्पायर को, साम्राज्य को बढ़ाने की पॉलिसीज अपनाई। एंड वी ऑल नो दैट अमंग्स वन ऑफ द पॉलिसीज इन द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इज मैरिटल अलायंस, ठीक है। आपको पता है उस जमाने में राजाओं की बहुत सारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती थी, बट उनमें से एक होती थी मैरिटल अलायंस। तो उनमें से एक पॉलिसी आपकी आ जाती है यहाँ पर मैरिटल, कि या तो अपनी बेटी की शादी दूसरे राज्य के राजा से या फिर राजकुमार से करवा दें, या फिर दूसरे राज्य की लड़की से, बेटी से खुद शादी कर लें। सो थ्रू मैरिटल अलायंस ऑल्सो दे यूज टू एक्सपैंड देयर एम्पायर, ये भी एक तरीका हुआ करता था, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर कन्नौज की। Now he was trying to expand his empire, but it was believed that he would, unlike his father, he would not keep his eye on कन्नौज। बाकी के मिनिस्टर्स ये सोच रहे थे कि अपने पिता की तरह ये गलती नहीं करेगा। राष्ट्रकूटास वर अ बिग एम्पायर, एज यू कैन सीन इन द मैप ऑल्सो, यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हो, ठीक है। राष्ट्रकूटास जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, दे वर मोर पावरफुल, ठीक है। बट ओवर हियर वत्स राजा, ही ट्राइड टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ हिज ओन फादर, अपने पिता के ही मार्ग पे चलने की कोशिश की। ही थॉट दैट इफ माई फादर वॉज डिफीटेड बाय ध्रुवा आई शुड टेक रिवेंज, मेरे पिता तो हार गए ध्रुवा से, मैं तो रिवेंज ले सकता हूँ, ठीक है। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन एक्सपैंड माई एम्पायर, ठीक है, एंड इन दैट एक्सपेंशन आई कैन ऑल्सो सीज कन्नौज। अब नागाभट्टा जो थे, इनके टाइम पर ये कहाँ रूल करते थे? ही यूज टू रूल ओवर मालवा रीजन, ओवर राजपूताना रीजन, ठीक है, राजपूताना रीजन इनके अंडर था, एंड गुजरात। दीज वर द 3 रीजन्स विच वर अंडर नागाभट्टा, ठीक है। एंड वत्स राजा ट्राइड टू एक्सपैंड एंड ट्राइड टू कैप्चर कन्नौज एज वेल। इन्होंने क्या किया? एक्सपैंड किया एम्पायर और कन्नौज को हड़पने की कोशिश करी। अब आप बताओ, व्हेन ही विल मूव टुवर्ड्स कन्नौज, विल पालास सिट क्वाइटली? क्या यहाँ पर पालास बैठ के तमाशा देखेंगे? येस और नो? नो, पालास विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोटेक्ट कन्नौज। कन्नौज उन्हीं की टेरिटरी में आ रहा है, पालास तो बोलेंगे भाई मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा कन्नौज को, मैंने इतनी मुश्किल से हड़पा है। आई माई सेल्फ हैज सीज्ड कन्नौज आफ्टर गुप्ता एम्पायर एंडेड with so much efforts, I will not let Pratiharas take over them। and राष्ट्रकूटास, इन्होंने बोला भैया हम कैसे जाने दें। so Palas and राष्ट्रकूटास they started attacking। अब इन तीनों में झड़प शुरू हो गई। all these 3 parties started fighting। so here we are going to make a short flow chart to understand the fight between the 3। यहाँ पर आपके आ जाते हैं धर्मपाल। here we have धर्मपाल who is a Pala king। ये पाला एम्पायर के राजा हैं, he is from Pala empire, ठीक है। now धर्मपाल was defeated by, यहाँ पर बना लीजिए ये, was defeated by वत्स राजा। now वत्स राजा was a king of which empire? वत्स राजा कौन से एम्पायर के राजा थे? he was a king of प्रतिहारा, वेरी गुड, he was a king of प्रतिहारा डायनेस्टी, ये प्रतिहारा डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। तो धर्मपाल डिफीटेड बाय वत्स राजा। नाउ वत्स राजा विल बी डिफीटेड बाय, ये जो लड़ाई हो रही थी कन्नौज को लेकर, वत्स राजा को कौन डिफीट करेंगे? ध्रुवा। भाई मैंने तुम्हारे पिता को भी डिफीट किया, मैं तुम्हें भी डिफीट करूंगा।
ठीक है, आई डिफीटेड योर फादर, नाउ आई विल डिफीट यू एज वेल। तो ये तो राष्ट्रकूटा किंग। तो यहाँ पर मोस्ट पावरफुल कौन है? हु इज द मोस्ट पावरफुल ओवर हियर? राष्ट्रकूटा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हरा दिया वत्स राजा को। ये बेचारे मुश्किल से धर्मपाल को हराकर पहुंचे कन्नौज की तरफ, तो ध्रुवा ने इनको हरा दिया। ठीक है, धर्मपाला भी गए, वत्स राजा भी गए, और कौन जीता? ध्रुवा जीत गए। तो ये टाइटल, ये चार्ट सभी ने बना लिया है। सो दिस इज नोन एज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसी को हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, जो कि चला था, इट वॉज बिटवीन राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा एंड पाला ड्यूरिंग द रेन, एंड इट इज डिपिक्टेड लाइक दिस। तो अगर आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके का अगर टेबल बना देते हो ना, इट विल फेच यू बोनस मार्क्स। ठीक है, सो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, फिगर 1 ऐसे लिख देना बॉक्स में, और ये डायग्राम बना दोगे तो बोनस मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, दिस इज इन शॉर्ट यू आर एक्सप्लेनिंग द एंटायर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। एक छोटे डायग्राम के बेसिस पे आप समझा रहे हो। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपका बोनस मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट किंग इन द प्रतिहारा एम्पायर। प्रतिहारा एम्पायर में जो तीसरे इंपॉर्टेंट राजा आते हैं वो कौन से हैं? यहाँ पर आपके आएंगे नागाभट्टा। हियर वी हैव नागाभट्टा 2। पहले तो थे नागाभट्टा 1, अब जब ये दूसरे आए तो इनका नाम रखा गया अपने दादा के नाम पर, नागाभट्टा, बट 2 लगा दिया टू डिफरेंशिएट दैट ही इज नॉट द ओरिजिनल किंग। ओके, इट इज नागाभट्टा 2। जैसे कि आप बोलते हो ना विलियम द सेकेंड, जेम्स द सेकेंड। ठीक है, सो क्यों बोलते हो? क्या कि आप ऑनर कर रहे हो अपने दादा परदादा को, बट आप सेकेंड लगा देते हो ये बताने के लिए कि ये सेकेंड किंग है। ठीक है, उनके पोते हैं या परपोते हैं। सो ही वॉज द सन ऑफ वत्स राजा। ये आते हैं वत्स राजा के बाद, यस, लाइक अकबर 2। ओके, सो नागाभट्टा 2 आते हैं आपके। नाउ हियर ऑल्सो इन हिज टाइम पीरियड tripartite struggle continued. In the last class I told you tripartite struggle went on for 200 plus years, 250 plus years के लिए ये tripartite struggle चला था। मतलब इतने समय तक ये लोग लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। They were fighting over Kannauj for so many years. So tripartite struggle continues in his time period also. ये भी कन्नौज को लेकर बैठ गए, बदला तो लेंगे। ठीक है, मेरे पिता को हराया, मेरे दादा को हराया, तो बदला तो लेना है। ठीक है, रिवेंज इज अ बिग थिंग। ठीक है, सो हेयर ऑल्सो वील क्रिएट अ चार्ट। यहाँ पर भी हम एक टेबल बनाने वाले हैं। हेयर यू विल सी वी हैव धर्मपाल। यहाँ पर हमारे पास आते हैं धर्मपाल। ठीक है, नाउ धर्मपाल इज फ्रॉम पाला एम्पायर, ये आपके पाला किंग है। देन धर्मपाल वॉज अगेन, राइट द वर्ड अगेन, क्योंकि फिर से हारे हैं, पहले भी हारे थे अब फिर हारे। ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय, किसने हराया इनको? नागाभट्टा 2 ने। देखो लेगेसी कंटिन्यूड है। ठीक है, नागाभट्टा इज डिफीटिंग द प्रतिहारास आर डिफीटिंग द पाला किंग एम्पायर, राइट? ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय नागाभट्टा 2, बट नागाभट्टा 2 he was also defeated by, now the king is different, we have over here Govind III। राष्ट्रकूटा जो किंग है हमारे यहाँ पर वो है गोविंद III। ही इज फ्रॉम राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर ने ठान रखी है कि प्रतिहारास को निकाल के फेंकेंगे, इनको जीतने नहीं देंगे। ठीक है, सो ओवर हियर अगेन द सेम थिंग कंटिन्यूड। पाला एम्पायर डिफीटेड बाय प्रतिहारा, प्रतिहारा एम्पायर डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा। तो कन्नौज किसके पास गया, किसकी झोली में गया? राष्ट्रकूटा की झोली में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? मोस्ट पावरफुल यहाँ पर कौन निकल कर आया? पर आप ये देखो, इन लोगों को पता था राष्ट्रकूटा जो हैं वो बहुत फेमस हैं। ठीक है, बट यहाँ पर स्टिल ये लोग कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं। दे आर नॉट लीविंग एनी एफर्ट्स टू विन बैक कन्नौज। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट किंग। अब बात करते हैं दूसरे राजा जी की इसी एम्पायर में, जिनका नाम है भोज। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम, भोज 1। ही इज ऑल्सो नोन एज मिहिर भोज। मिहिर भोज नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट किंग दैट वी हैव, मिहिर भोज। ठीक है, नाउ ही इज द ग्रैंडसन ऑफ नागाभट्टा 2। ये कौन है? ये नागाभट्टा 2 के ग्रैंडसन है। यहाँ पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, नाउ नागाभट्टा 2 जो है काफी फेमस थे और ये थे उनके ग्रैंडसन। ये कम से कम 46 ईयर्स तक रूल करते हैं। ही रूल्ड टिल 46 ईयर्स, मतलब 46 ईयर्स का लंबा इनका रूलिंग पीरियड था। इस रूलिंग पीरियड वाज ऑफ 46 ईयर्स एंड ही प्रूव्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द प्रतिहारास। सारे प्रतिहारास में से ये सबसे काबिल थे, सबसे सक्सेसफुल थे और काफी पॉपुलर रूलर भी थे।
ही वॉज वेरी फेमस फॉर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के लिए जाने जाते थे। एक्सपेंशनिस्ट मतलब टेरिटरी को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना। और ऐसा माना जाता है कि इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने रूलिंग पीरियड के अर्ली पीरियड में, यानी कि बिल्कुल अर्ली टाइम पीरियड में, ही वॉज डिफीटेड बाय द पालास। सो इनिशियली ही वॉज फाइटिंग विद द पालास। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्नौज को लेकर ही लड़ाई थी, ये तीनों एम्पायर्स एक दूसरे के दुश्मन थे। प्रतिहारास, दी राष्ट्रकूटास एंड पालास, दे वर हैविंग डीप एनिमिटी विद ईच अदर। कन्नौज को लेकर इनकी एनिमिटी बढ़ती ही चली जा रही थी, बिकॉज एक दूसरे को डिफीट कर रहे थे, मार रहे थे, तो प्यार तो करेंगे नहीं, दोस्ती तो करेंगे नहीं, ठीक है। दे वर ट्राइंग टू डिफीट ईच अदर, सो दे विल नॉट befriend each other. So initially Bhoj I, he was defeated by the पाला एम्पायर, ठीक है। पाला एम्पायर ने इनको डिफीट किया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। सेड ऐसा माना जाता है कि भोज वन के टाइम पीरियड में शुरू में इन्होंने पाला एम्पायर के हाथों मात खाई थी, हारे थे, बट सब्सिक्वेंटली इन्होंने कम बैक किया था, ठीक है। ही ऑल्सो केम बैक, ही डिड अ वेरी फेमस कम बैक। इन्होंने क्विट नहीं किया, ठीक है। ही डिड नॉट क्विट। क्विट जो वर्ड था कि मैं छोड़ के भाग जाऊंगा मैदान, इनके डिक्शनरी में नहीं था। हालांकि क्विट वर्ड जो था वो 99% किसी भी राजा के डिक्शनरी में नहीं होता था। दैट इज वाई द वॉर्स यूज टू गो ऑन फॉर 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, 300 साल तक लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा का ईगो इतना होता था, वो गिव अप ही नहीं करते थे, ठीक है। नाउ हियर वी सी दैट भोज वन, व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय पाला एम्पायर, ही अगेन केम बैक। व्हेन ही केम बैक, ही डिफीटेड द पालास। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पालास को डिफीट किया, ठीक है। जब पालास को डिफीट किया, ऑब्वियसली प्रतिहारास हमेशा पालास को डिफीट कर देते थे। इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव स्टडीड दैट पालास वर ऑलवेज डिफीटेड बाय द प्रतिहारास। सो अगेन पालास वर डिफीटेड। नाउ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई। इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने पालास को डिफीट किया, उस वक्त राष्ट्रकूटा एम्पायर के अंडर कन्नौज था। एट दैट टाइम अंडर द राष्ट्रकूटा एम्पायर कन्नौज वॉज देयर, ठीक है। एंड वी हैड गोविंद III। उस टाइम पर हमारे गोविंद III थे जो रूल कर रहे थे। एंड गोविंद III, इट इज सेड दैट ही वॉज नॉट अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ये गोविंद III जो थे, ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। हमने यहाँ पढ़ा गोविंद III के बारे में, ठीक है। ही वॉज नॉट अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। सो इन कन्नौज द पोजीशन ऑफ गोविंद III वॉज वीक। इसका फायदा उठाया मिहिर भोज ने, ठीक है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, पकड़ कमजोर है कन्नौज पे। पालास को तो मैंने हरा ही दिया, अब गोविंद III के बस की नहीं है रूल करना। तो यहाँ पर मिहिर भोज ने क्या किया? धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। प्लस गोविंद III वॉज वेरी ओल्ड, काफी बूढ़े हो गए थे गोविंद III, ठीक है। तो इसीलिए मिहिर भोज ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ही अटैक्ड ओवर कन्नौज एंड ही सीज्ड कन्नौज। इन्होंने पहली बार इतने सालों में प्रतिहारास का झंडा फहरा दिया कन्नौज को कैप्चर करके। सो ही हैड हिज कैपिटल एट कन्नौज एंड दिस कैपिटल एट कन्नौज वाज नोन एज, इस कैपिटल को उन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया महोदय, ठीक है। ही नेम्ड दिस कैपिटल इन कन्नौज एज महोदय, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? प्लीज लेट मी नो। दैट इज वाई ही इज नोन एज द मोस्ट सक्सेसफुल। इसलिए कहा जाता है कि ये काफी पॉपुलर राजा रहे हैं और काफी सक्सेसफुल राजा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया जो इतने सालों में कोई नहीं कर सका। फिर फॉर सो मेनी ईयर्स सो मेनी प्रतिहारा रूलर्स डाइड in the war of Kannauj, but he finally captured it and established his capital over there, ठीक है। and he was a devotee of Lord Vishnu, ये विष्णु के devotee थे, ठीक है। so he gave himself the title of, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया। kings used to give themselves different titles, महाराजा धीराज, महाराजा, राजाओं का राजा, सम्राट, सम्राज्ञ, right? तो different titles were given by the kings to themselves. He also gave a title. That title was, write it down, आदि वराह। ये टाइटल था आदि वराह। वी नो दैट वराह इज एन अवतार ऑफ विष्णु। विष्णु के जो 9 अवतार हैं उनमें से एक वराह अवतार है, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया आदि वराह, ठीक है। वराह वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ही वॉज अ डेवोटी ऑफ विष्णु, सो ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ आदि वराह। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए, दे विल गिव यू द नेम ऑफ 4 किंग्स, दे विल आस्क यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग gave himself as the title of आदि वराह, ठीक है। तो दैट इज भोज 1 और मिहिर भोज,
ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कन्नौज का नाम चेंज करके महोदय रख दिया गया, ठीक है। कन्नौज नेम वॉज चेंज्ड, इट वॉज महोदय नाउ अंडर मिहिर भोज एंड ही गेव हिमसेल्फ अनदर टाइटल, मतलब कन्नौज का भी नामकरण किया, अपना भी नामकरण किया, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नाउ आफ्टर भोज 1 और मिहिर भोज वी हैव अनदर किंग, ही इज नोन एज महेंद्र पाल। अब देखो जस्ट बिकॉज इसका सरनेम पाल है, ये पाला एम्पायर का है, ये बात गलत है, ठीक है। जस्ट बिकॉज हिज सरनेम इज पाल और हिज नेम हैज पाल वर्ड, दैट डज नॉट मीन दैट ही इज फ्रॉम पाला एम्पायर, ठीक है। तो ये जो थे, ही इज द सक्सेसर ऑफ, ये किसके सक्सेसर हैं, ही इज द सक्सेसर ऑफ भोज और मिहिर भोज, ठीक है। तो यहां पर भोज 1 के सक्सेसर हो गए महेंद्र पाल एंड ही फॉट अ वेरी फियर्स बैटल। इनके टाइम पीरियड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया था। दैट बैटल वॉज विद द किंग ऑफ, राइट इट डाउन, कश्मीर। कश्मीर के राजा के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। बट वॉट हैपेंड, इस युद्ध के बाद क्या होता है, दैट ही डिड नॉट विन द एंटायर वॉर, पूरे वॉर को इन्होंने नहीं जीता, बट येस किंग ऑफ कश्मीर सरेंडर्ड। किंग ऑफ कश्मीर ने बोला कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अवे ऑल माई टेरिटरी टू यू, ठीक है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, बट मैं अपने पूरी टेरिटरी तुमको नहीं दूंगा, ठीक है। बट येस आई हैव कंट्रोल ओवर पंजाब, मेरा कंट्रोल पंजाब पर है, तो पंजाब मैं आपको दे दूंगा। सो महेंद्र पाल वन पंजाब फ्रॉम द किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है। इस बैटल में पंजाब भी अब प्रतिहारास के अंडर आ गया। अर्लियर प्रतिहारास वर लिमिटेड इन गुजरात, राजस्थान एंड मालवा रीजन, नाउ दे हैव पंजाब ऑल्सो। लास्ट क्लास में हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में क्या पढ़ा था कि प्रतिहारा डायनेस्टी में मालवा रीजन आता है, राजपूताना, गुजरात, अब कन्नौज भी आ गया और पंजाब भी आ गया, नाउ दे हैव कन्नौज ऑल्सो एंड पंजाब ऑल्सो। सो महेंद्र पाल ही ऑल्सो गेव हिमसेल्फ अ टाइटल, इन्होंने भी खुश होकर अपने आप को एक टाइटल दिया, आई हैव वन ओवर पंजाब, तो आई शुड गिव माई सेल्फ अ टाइटल, दैट वॉज महाराजा धीराज, ठीक है। तो इनका जो टाइटल था वो क्या था, महाराजा धीराज, ठीक है, ऑफ, राइट इट डाउन, आर्यवर्त, ऑफ आर्यवर्त। आपने ये आर्यवर्त वर्ड बड़ा सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड आर्यवर्त, ठीक है। आर्यवर्त वॉज दी नॉर्दर्न इंडिया, इंटायर नॉर्दर्न इंडिया जो था ना वो आर्यवर्त में आता था, ये आपने महाभारत में सुना होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आर्यवर्त इन महाभारत, इट इज द एंटायर नॉर्दर्न इंडिया। So he declared himself the Maharaja Dhiraj of Aryavarth, that is the great king of kings of northern India, ठीक है, king of kings of northern India, ठीक है। Now in his court, यानी कि इनकी सभा में, कोर्ट का मतलब क्या होता है, सभा। In his court there was a very famous personality, a very famous Sanskrit poet that used to sit. This is important for prelims, ये मैंने PYQ से लिया है, ठीक है, I have taken this from PYQ. So a very famous Sanskrit poet used to sit in his court. His name was Rajshekhar. उनका नाम था राजशेखर, ठीक है। He was a very famous Sanskrit poet and he was also a very famous critic. यानी कि जो आपके सभा होती है राजाओं की, उसमें एक या दो क्रिटिक्स बैठाए जाते थे, क्यों, ताकि राजा इनडिस्क्रिमिनेटली अपनी पॉलिसीज को यूज ना करे। अगर कोई पॉलिसी पास करे तो कुछ एक दो अगर ऑपोजिशन पार्टी रहेगी या क्रिटिक्स बैठे रहेंगे तो वो राजा को उसकी गलती दिखाते रहेंगे, फॉल्ट्स बताते रहेंगे, ताकि राजा अपने पावर में चूर होके हाथ से ना निकल जाए। और ये निशानी होती थी काफी अच्छे राजाओं की। जो बेकार राजा होते थे वो अपने क्रिटिक्स को नहीं सहन कर पाते थे, जो केपेबल राजा होते थे, एबल राजा होते थे, वो अपने कोर्ट में अपने ही क्रिटिक्स को बिठाया करते थे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि क्रिटिक्स क्या होते हैं, वो बिना नहाए धोए आपके सारे मैल धो देते हैं अपनी बातों से, आपके फ्लॉज को पॉइंट आउट करके, आपकी गलतियों को, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके। तो यही काम किया महेंद्र पाल ने। ही वॉज नोन एज महाराजा धीराज बिकॉज ही यूज्ड टू कीप हिज क्रिटिक्स ऑल्सो इन हिज ओन कोर्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिटिक्स वॉज राजशेखर। नाउ हिज क्रिटिक्स वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, ये मत समझिएगा कि किसी को भी क्रिटिक्स की पोजीशन पे बिठा दिया, स्कॉलर्स को बिठाया जाता था, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, काफी हाई अचीवमेंट्स होती थी पढ़ाई लिखाई में उनकी, एजुकेशन की फील्ड में, उन्हीं को बिठाया जाता था, ठीक है, ताकि वो लोग पार्शियलिटी नहीं करेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, जो सही है उसको सही बोलेंगे। द स्कॉलरली पीपल, इफ दे आर क्रिटिक्स, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर कोई स्कॉलरली इंसान आपके लाइफ में आपका क्रिटिक बनता है तो बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज वो आपके फॉल्ट्स को बेझिझक बताएगा, आपकी गलतियों को सही कराएगा, ठीक है। नाउ और आप बोल सकते हो कि सिर्फ ये एक अकेला इंसान नहीं था, देयर वर अदर पीपल ऑल्सो हु यूज्ड टू सिट इन हिज कोर्ट,
ठीक है, और भी लोग हुआ करते थे जो इनके कोर्ट में बैठा करते थे. नाउ वन ऑफ देम वाज, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, आई राइट द नेम, रोट अ वेरी फेमस बुक. इन्होंने काफ़ी फेमस बुक, ये आप कह सकते हो नॉवल लिखी थी, एक प्ले टाइप था, ये संस्कृत प्ले था जो इन्होंने लिखा था, विच इज नोन एज कर्पूर मंजरी. नाउ कर्पूर मंजरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी. यहाँ पर इसको लिख लो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये एक संस्कृत प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले है प्रतिहारा डायनेस्टी का, एंड इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज. अब देखो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में एक छोटा सा डिफरेंस है तो दोनों सेम, बोथ द लैंग्वेज आर सेम, बट अ लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. संस्कृत लैंग्वेज आपकी प्योर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है. इन संस्कृत लैंग्वेज देयर आर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है. बट इन प्राकृत लैंग्वेज इट इज अ मिक्स ऑफ संस्कृत प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. ओके, यानी कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. इट इज एन अनरिफाइंड पार्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. प्राकृत जो थी वो संस्कृत की अनरिफाइंड फॉर्म थी, यानी कि जिसको संस्कृत नहीं आती वो प्राकृत इजीली पढ़ सकता है. कॉमन आदमी जो होता है, आम आदमी, वो संस्कृत नहीं पढ़ सकता, बट वो प्राकृत पढ़ सकता है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है. जैसे कि आपकी एक हो गई हिंदी लैंग्वेज और एक हो गई ब्रज भाषा. ठीक है, ब्रज भाषा लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं. अगर आप प्योर हिंदी जाके बोलने लगे वृंदावन में, कोई समझ नहीं पाएगा, बट ब्रज भाषा बोलोगे तो वो सब समझ सकते हैं. इन वृंदावन इफ यू यूज प्योर हिंदी नोबडी विल अंडरस्टैंड, बट इफ यू यूज ब्रज भाषा एवरीबडी विल अंडरस्टैंड. बहुत इजीली कम्युनिकेशन हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश. ठीक है, समझ आ रही है बात. तो संस्कृत को इजीली अगर आपको समझना है तो आप प्राकृत लैंग्वेज पढ़ लीजिए. प्राकृत लैंग्वेज वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय बुद्धा. बुद्धा ने भी इसको यूज किया था. इवन महावीरा यूज्ड दिस लैंग्वेज. पाली और प्राकृत ये दोनों ही संस्कृत का रिफाइंड अनरिफाइंड वर्जन है. तो इसको बुद्धा और महावीर ने भी यूज किया था ताकि लोगों तक अपनी बात इजी तरीके से पहुंचाई जा सके. ठीक है, सो दिस फेमस प्ले कपूर मंजरी रिटन बाय राजशेखर was written in प्राकृत लैंग्वेज. ही वॉज अ संस्कृत पोएट बट ही रोट इट इन प्राकृत लैंग्वेज. संस्कृत प्ले भी था बट इसको अनरिफाइंड फॉर्म में लिखा गया था. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दी आफ्टर दिस किंग, आपके महेंद्रपाल के बाद 3 राजा और आते हैं और वो तीनों राजा जो होते हैं वो वीक होते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस महेंद्रपाल वी हैव 3 more kings and both these 3 kings are weak. जैसे कि मुगल्स में लेटर मुगल्स वीक होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रतिहाराज में जो आपके लास्ट के 3 रूलर्स होते हैं बहुत वीक होते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट राजा आते हैं वो आपके आते हैं महीपाल. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट किंग महीपाल 1. ओके, नाउ महीपाल 1 ही वॉज डिफीटेड बाय, बिकॉज ही वॉज अ वीक किंग. ये थे वीक लेटर प्रतिहारा रूलर. ठीक है, सो महीपाल 1 ही वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग. अब राष्ट्रकूटाज ने बोला हम कब तक चुप बैठे रहेंगे, तुमने एक बार हरा दिया दूसरी बार नहीं हरा सकते. तो राष्ट्रकूटा किंग हुज नेम वॉज इंदिरा 3, जिनका नाम था इंदिरा 3, इन्होंने डिफीट किया महीपाल 1 को. ही डिफीटेड महीपाल 1. ठीक है, एंड ही वन ओवर द टेरिटरी ऑफ कन्नौज. इन्होंने कन्नौज को तो जीत लिया बट बदला कैसे लिया, कन्नौज को डिस्ट्रॉय करके. ही डिस्ट्रॉयड ऑल द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन कन्नौज. ही डिस्ट्रॉयड ऑल द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल फील्ड्स इन कन्नौज. ये दिखाता है कि दिमाग की कमी होती है तो इंसान कुछ भी करता है. मतलब बदला लेने की इतनी भूत सवार था कि कन्नौज को जीत के उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, ही डेवस्टेटेड, कंप्लीटली डेवस्टेटेड द सिटी ऑफ कन्नौज जस्ट आउट ऑफ रिवेंज. गुस्से में आकर, रिवेंज में, बदले में सब भूल गए कि कन्नौज में क्या क्वालिटीज हैं, पूरा शहर तहस नहस कर दिया. ठीक है, एंड ही ऑल्सो वन ओवर गुजरात. इन्होंने गुजरात को भी अपने कंट्रोल में ले लिया. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ठीक है, ओके. नाउ आफ्टर महीपाल 1, देखो ऐसा नहीं है कि महीपाल 1 के बाद अब कोई राजा हुआ ही नहीं. ही गॉट डिफीटेड बट ही वॉज नॉट, his entire clan was not killed. इनकी फैमिली को नहीं मारा गया, इनसे टेरिटरीज छीनी गई. ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर. नाउ यहाँ पर आपके आते हैं द सेकंड लास्ट किंग इज राज्यपाल. दिस इज द सेकंड लास्ट किंग राज्यपाल. ठीक है, एंड अगेन ही वॉज लिमिटेड टू राजस्थान तक लिमिटेड था बिकॉज राष्ट्रकूटास स्नैच्ड अवे एवरीथिंग फ्रॉम देम. तो दे वर लिमिटेड टू राजस्थान एंड पंजाब रीजन. यही 2 बेचारे के पास रीजन रह गया था रूल करने के लिए. ठीक है, बट अगेन द राष्ट्रकूटास वर फुल ऑफ रिवेंज. अब जो राष्ट्रकूटास थे वो पूरे रिवेंज में थे.
तो राज्यपाल जो थे यहाँ पर अभी ये चैन से बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि इनके चैन में खलल डालने वाले थे राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटास वर फुल ऑफ रिवेंज, ठीक है, एक बार क्या मात खाई पूरे बौखला गए। फॉर वंस दे गॉट डिफीटेड एंड दे वर फुल ऑफ रिवेंज एंड फुल ऑफ एंगर एंड फुल ऑफ यू कैन से बदले की भावना। So Rashtrakutas, what they did, there was a king in Rashtrakutas who was known as Krishna III, ठीक है, ये राजा थे राष्ट्रकूटा के, write it down, he was a Rashtrakuta king, ठीक है, and he tried to invade राजस्थान एंड पंजाब। इन्होंने राजस्थान और पंजाब में इन्वेड करने का सोच लिया, मतलब रही सही जो टेरिटरीज बेचारे राज्यपाल के पास है उसको भी नहीं छोड़ना है। प्रतिहारास के पास जो छोटी मोटी टेरिटरीज बची हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे, वील स्नैच अवे एवरीथिंग फ्रॉम द प्रतिहारास। सो ही ट्राइड टू इन्वेड द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड पंजाब इन्होंने टारगेट किया एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग राज्यपाल। इन्होंने राज्यपाल को डिफीट कर दिया, हरा दिया। ही स्नैच्ड अवे द टेरिटरीज ऑफ पंजाब एंड राजस्थान फ्रॉम हिम, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। बट इट इज सेड दैट व्हेन राज्यपाल वाज डिफीटेड, जब इसको डिफीट कर दिया गया, यहां पर क्या हुआ, डिफीट होने के बावजूद भी ही वाज लेफ्ट विथ फ्यू टेरिटरीज इन द मालवा रीजन। हारने के बाद भी इनके पास कुछ टेरिटरीज थी जो मालवा रीजन में बची थी। मालवा रीजन वाज लेफ्ट राइट नाउ, ठीक है, तो मालवा रीजन में कुछ टेरिटरीज बची हुई थी। व्हाट हैपेंड, द चंडेलाज अटैक्ड। अब क्या हुआ, बेचारे के पास मालवा बचा था, उसमें भी चंडेलाज ने अटैक कर दिया। एंड व्हेन द चंडेलाज अटैक्ड ना, चंडेलाज मर्डर्ड राज्यपाल। चंडेला रूलर्स जो थे उन्होंने राज्यपाल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, दे मर्डर्ड हिम एंड दे स्नैच्ड अवे मालवा फ्रॉम देम। सो फाइनली राज्यपाल वाज मर्डर्ड, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। और कौन सा चंडेला रूलर था जिसने मर्डर किया था, उसका नाम पढ़ लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं। हिज नेम वॉज विंध्याधर, ठीक है, उनका नाम था विंध्याधर। विंध्याधर वॉज अ चंडेला रूलर हु मर्डर्ड राज्यपाल एंड स्नैच्ड अवे मालवा फ्रॉम हिम। अब फाइनली प्रतिहारास के पास कुछ नहीं बचा था, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, तो जल्दी से बताएं, ठीक है। साउथ से आपके चंडेलाज आते हैं और लूट के ले जाते हैं, बचा कुचा जो भी था सब लूट के ले गए, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही दुखद कह सकते हो आप, ठीक है, इमेज था जो हुआ है यहाँ पर इनके साथ, बहुत ही दुखद वाक्य हुआ है इन लोगों के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आई होप दिस हिस्ट्री ऑफ प्रतिहाराज इज क्लियर। अब फाइनली प्रतिहाराज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब मर्डर के बाद पूरी प्रतिहारा डायनेस्टी खत्म, फिनिश, ठीक है। तो प्रतिहाराज का यहाँ हो गया एंड। वी सी दैट प्रतिहाराज गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। अब कौन बचा है, पालास बचे हैं और राष्ट्रकूटास बचे हैं। नाउ वी हैव पालास एंड राष्ट्रकूटास लेफ्ट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पालास, ठीक है। पालास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पर आप पढ़ोगे पालास के बारे में। नाउ पालास आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर फ्रॉम बंगाल। पालास जो थे ये कहां से थे, बंगाल से थे। आई विल शो यू द स्लाइड ऑल्सो रिगार्डिंग द मैप। मैं मैप वाली स्लाइड आपको दिखा देती हूँ, यहां पर शायद दिखेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू द स्लाइड ऑफ पाला एम्पायर, ताकि आपको मैप में ना समझ आ जाए इजीली। यहाँ पर हमने पालास बनाए थे। नाउ द रियल मैप ओवर हियर, यस, यहाँ पर आप देखोगे ये रहे आपके पालास, दिख रहा है सभी को ये ब्लूइश रीजन, दिस रीजन इज पालास, यहाँ पर आपके पालास हैं, ठीक है। अब आप खुद ही देखो गुर्जरा प्रतिहारास कितना बड़ा एम्पायर था और फाइनली इसको खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। ये आपके पालास हो गए, ठीक है। तो पालास से शुरू करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पालास, जब हम पालास की बात करते हैं, हम जब बात करेंगे हर्षा के टाइम पीरियड की, सिंस द टाइम पीरियड ऑफ हर्षास वी सी दैट कन्नौज वॉज द सिंबल ऑफ सोवरेंटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो आपके कन्नौज जो था वो सोवरेंटी का सिंबल था एंड इट वॉज प्रॉस्पेरस ऑल्सो। एंड कंट्रोल ऑफ कन्नौज इट इम्प्लाइज कंट्रोल ऑफ अपर गैंजेटिक वैली, मतलब अगर कन्नौज को आप कंट्रोल में ले आते हो तो आपका गैंजेटिक वैली का जो अपर नॉर्दर्न हिस्सा है वो आपके कंट्रोल में है। एंड थ्रू दैट ट्रेड कैन बी फैसिलिटेटेड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी सीन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैन बी बूस्टेड अप, राइट। एंड पालास एंड प्रतिहारास वर इन कॉन्स्टेंट क्लैश विद ईच अदर। पाला प्रतिहारास दोनों लड़ते रहते थे कन्नौज को लेकर। अब प्रतिहारास तो बेचारे चले गए, ठीक है, तो अब आता है आपका पालास। अब बात आती है आपके पालास की यहाँ पर। तो जब हम पालास की बात करते हैं,
पालास वर दी फॉलोअर्स ऑफ, राइट इट डाउन, बुद्धिज्म। अब ये बताएं आप कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है प्रतिहारा डायनेस्टी। प्रतिहारा डायनेस्टी किसके डेवटी थे, जल्दी से बताओ। दे वर द डेवटीज ऑफ शिवा, बोल रहे हैं राजेंद्र। पालास आपके बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे, ठीक है। सो हियर वी सी अ क्वेश्चन इन जीएस पेपर 1 इन मेंस 2020 ऑन दी पाला एम्पायर। सो आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो। ये है आपका 2020 का मेंस का क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन मेंस जीएस पेपर 1। ओके, द क्वेश्चन इज पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इन्यूमरेट, इन्यूमरेट जब भी पूछा जाए तो आपको पॉइंट्स में आंसर देना है, पैराग्राफ को अवॉइड करना है। ये आपका हिंट है एग्जामिनर की तरफ से कि तुम पॉइंट वाइज आंसर दोगे, और आंसर को शुरुआत पॉइंट से नहीं करना होता, बॉडी ऑफ द आंसर पॉइंट फॉर्मेट में आप लिखोगे, ठीक है। तो लिख लो इस बात को, वेन एवर द एग्जामिनर सेज इन्यूमरेट दैट मीन्स द मेन बॉडी ऑफ द आंसर हैज टू बी इन पॉइंट फॉर्मेट, बिकॉज आपका आंसर है 10 नंबर का, कम नंबर मार्क्स अलॉट किए गए हैं। 1.5 पेज में आंसर लिखना है, 150 वर्ड्स मीन्स 1.5 पेज, 1 और 1.5 पेज, सो इट शुड बी इन पॉइंट फॉर्मेट, ठीक है। तो पाला पीरियड इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, आपका पाला पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखेंगे कि 3 से 4 लाइन से ज्यादा का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 लाइन्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे हमेशा, ये याद रखना, ये कॉमन सेंस होती है कि इंट्रोडक्शन कभी पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता, पैराग्राफ में लिखा जाता है। आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो उसको ओपनिंग लाइन देते हो, ओपनिंग लाइन 2-3 लाइन की होती है या 3-4 लाइन की होती है, हमेशा पैराग्राफ में 2-3 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ। बॉडी ऑफ द आंसर में आप पॉइंट डालो, नंबर वाइज लिखो, पैराग्राफ लिखो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। बट यहाँ पर हिंट दी गई है इन्यूमरेट, यानी कि पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे पाला पीरियड के ओरिजिनेशन को, ठीक है। पाला पीरियड को इंपॉर्टेंट पीरियड माना गया है ना बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, पहले बताओगे ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये क्या एम्पायर है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो इट ओरिजिनेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना। After the death of Harshvardhana, many kingdoms they started rising. Here you can write many independent kingdoms. Small independent kingdoms they started rising in north and eastern India. क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो वैसे तो नॉर्थ इंडिया मेंशन कर सकते थे, बट पाला एम्पायर ईस्ट इंडिया में है ना, तो इसलिए हमने ईस्टर्न इंडिया भी मेंशन किया है, ठीक है। नाउ आफ्टर द फॉल ऑफ द गॉड किंग शशांका देर वॉज एनार्की इन द रीजन फॉर्मिंग बंगाल, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में एक राजा हुआ करते थे गॉड एम्पायर के, ठीक है। देर वॉज अ किंग ऑफ द गॉड एम्पायर इन ईस्टर्न इंडिया एंड हिज नेम वॉज शशांक। व्हेन ही डाइड, जब उनकी डेथ होती है तो बंगाल रीजन में एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एनार्की मतलब जब जनता प्रोटेस्ट करने लगे, जनता विद्रोह करने लगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में कोई रूल्स रेगुलेशन ना माने, सड़क पे उतर आए, अपना विद्रोह कर रहे हैं, वो एनार्की की सिचुएशन है, ठीक है, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल छूट जाता है। बंगाल में भी यही हुआ, ठीक है। सो पाला किंगडम हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप with the Southeast Asia, particularly Vijay Empire in Sumatra in the Indonesian region. It also had links with the Tibetan Empire, and with the help of the Arab Empire in Southeast Asia, it established its supremacy and authority in the Eastern India. ईस्टर्न इंडिया में अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की मदद से इन्होंने अपने आप को, अपनी सुपीरियॉरिटी को वहां पर प्रूव किया, ठीक है, साबित किया और अपना एम्पायर शुरू किया। भले ही छोटा एम्पायर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बट अपने आप को सेटल कर लिया। पाला किंगडम, यू कैन ऑल्सो राइट हियर दैट पाला किंगडम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो पाला किंगडम है इट कंप्राइज्ड ऑफ बंगाल, इट कंप्राइज्ड ऑफ बिहार ऑल्सो, इसमें बंगाल भी आता है, बिहार भी आता है, एंड इट कंप्राइजेज द सिटीज ऑफ, यहाँ पर सिटीज आती हैं पाटलिपुत्र की, ठीक है। इट कंप्राइजेज द सिटीज ऑफ पाटलिपुत्र, रामवती, ठीक है, रामवती वॉज ऑल्सो अ सिटी इन मिडिवल हिस्ट्री, अब तो नहीं है, खैर नाम चेंज हो गया है, बट मिडिवल हिस्ट्री में एक सिटी हुआ करती थी रामवती। एंड देयर वाज अनदर सिटी, एक और सिटी का नाम था, उसका नाम था मंगर। मंगर बिहार में है, ठीक है, पहले ये अलग थे बिहार से, ठीक है, पहले बिहार से अलग थे, अब ये मंगर के ही पार्ट, बिहार के ही पार्ट है। सो मंगर, बंगाल, रामवती, पाटलिपुत्र, बिहार, दीज वर द सिटीज विच कंप्राइज द एंटायर किंगडम ऑफ पाला, ठीक है।
तो ये आपका ओरिजिनेशन हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द नेम ऑफ गोपाला, धर्मपाला, देवपाला. आप इनके नाम मेंशन कर सकते हो, दैट द फाउंडर वॉज गोपाला. ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड और फाउंडेड बाय गोपाला, ये मेंशन कर सकते हो. इट ऑल्सो कंप्राइज्ड ऑफ ओडिशा, ओडिशा रीजन भी इन्हीं के कंट्रोल में था. देन यू कैन आफ्टर राइटिंग दिस, ये 2-3 लाइन की आपने इंट्रोडक्शन लिख दी, उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ओवर हियर यू कैन राइट दैट द पाला किंग्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक भूमिका बनाकर दे रहे हो, ठीक है, आंसर शुरू करने से पहले भूमिका बना रहे हो. सो हियर यू विल राइट दैट द पाला किंग्स वर द फॉलोअर्स ऑफ, they were the followers of Buddhism. ये बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, स्पेशली महायान बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में अलग अलग टाइप्स होते हैं. इन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म. महायान, देन वी हैव वज्रयान, ठीक है, हिनायान. ये 3 आप डिफरेंट स्कूल्स होते हैं बुद्धिज्म के. ठीक है, सो ओवर हियर बुद्धिज्म स्पेशली महायान एंड तांत्रिक, महायान एंड तांत्रिक स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म. ये जो तांत्रिक स्कूल है ना बुद्धिज्म का, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये बुद्धा की टीचिंग्स नहीं थी. ठीक है, तो तांत्रिक स्कूल्स जो हैं उसको हम वज्रयान बोलते हैं. दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज वज्रयान. ठीक है, ये याद रखिएगा, वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड इट इज़ वेरी फेमस स्कूल इन बंगाल. ये जो स्कूल है ना बुद्धिज्म का, ये बंगाल में और तिब्बत रीजन में काफ़ी फेमस है. ठीक है, ये याद रखना, ये ओकल्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं. नाउ ओवर हियर दे राइट इट डाउन दैट दे ग्रेटली प्रमोटेड दिस रिलीजन, दैट इज बुद्धिज्म. इस रिलीजन को काफ़ी प्रमोट किया इन्होंने बाय मेकिंग मोनास्ट्रीज. मोनास्ट्रीज का मतलब क्या होता है बुद्धिस्ट लैंग्वेज में? विहारास. ठीक है, जहां पर बुद्धिस्ट मंक्स आकर रुकते हैं. ठीक है, वेयर द बुद्धिस्ट मंक्स दे सीक दी शेल्टर्स. ओके, सो दिस इज विहारास एंड टेम्पल्स इन ईस्टर्न इंडिया. टेम्पल्स को हम क्या बोलेंगे? चैत्यास. ठीक है, टेम्पल्स को हम बोलेंगे चैत्यास, जहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं. यू ऑल नो दैट इन बुद्धिस्ट टेम्पल्स इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन. जितने भी आपके बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं ना, वो मेडिटेशन के लिए काफ़ी जाने जाते हैं. वहाँ बैठ के आप शांति से मेडिटेट कर सकते हो, वहाँ कोई रिचुअल्स नहीं होते हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी ऑल्सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑफ द आंसर. ये बॉडी ऑफ द आंसर का स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स. दीज कैन बी द 2 पॉइंट्स. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट. अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, यू कैन राइट दैट द पाला लेगेसी स्टिल रिफ्लेक्टेड, इट इज स्टिल रिफ्लेक्टेड इन तिब्बतन बुद्धिज्म. तिब्बतन बुद्धिज्म में भी पालास की लेगेसी, पालास को जाना जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है, कैसे उन्होंने बुद्धिज्म को स्टैब्लिश किया, बढ़ाया, प्रमोट किया. ठीक है, तो यहाँ पर आपने इतने पॉइंट्स लिख लिए हैं तो जल्दी से बताएं. ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि पालास का जो एम्पायर था वो बुद्धिज्म के टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज था? आप बताओगे कि बुद्धिज्म इनके पेंटिंग्स में भी झलकती थी. बुद्धिज्म वर ऑल्सो डिपिक्टेड इन देयर पेंटिंग्स, इन देयर आर्किटेक्चर, इन देयर स्कल्पचर्स. सो इफ वी रेफर टू द पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, दिस इज नोन एज द पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग. अब मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? शॉर्ट पेंटिंग्स, स्मॉल पेंटिंग्स. जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है ना, उन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं. दीज मिनिएचर पेंटिंग्स वर ऑल्सो फेमस ड्यूरिंग अकबर्स टाइम. अकबर भी जाना जाता है फॉर हिज लव फॉर मिनिएचर पेंटिंग. ठीक है, सो द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशंस टू रिलीजियस टेक्स्ट. अब ये मिनिएचर पेंटिंग्स कैसी होती हैं? ये दीवार पे नहीं बनाई जाती. दे आर नॉट क्रिएटेड ऑन बिग वॉल्स, दे आर क्रिएटेड इन द एपिक्स, इन द टेक्स्ट बुक्स, इन द लिटरेचर. किताब में जो छोटी छोटी रंग बिरंगी पिक्चर्स होती है ना, उनको मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं. तो पाला एम्पायर में जो भी लिटरेचर लिखा जाता था, फॉर एग्जाम्पल जैन टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी. आई शो यू द मिनिएचर पेंटिंग्स एज वेल. सबको दिख रहा है ये? देखो, दिस इज अ लिटरेचर. ठीक है, टेक्स्ट आर रिटन ओवर हियर, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है. ठीक है, लिटरेचर है, बीच में छोटी सी पेंटिंग बनाई हुई है. We have a small painting in mid of the text. This is an example of miniature painting. ठीक है, प्लस द स्मॉल लिटिल पेंटिंग्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ केव्स. जो गुफा बनाई जाती है ना, उनकी बाउंड्रीज में जो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनी होती है, उसको भी हम मिनिएचर पेंटिंग का पार्ट मानते हैं.
ठीक है, तो यहाँ पर मेन फीचर क्या होगा, आर्किटेक्चर पहले आप बताओगे. फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद आर्किटेक्चर. सो वी हैव महाविहारास. विहारास वर दी, विहारास क्या थी, दे वर दी मोनास्ट्रीज, ठीक है, विच वर क्रिएटेड फॉर द बुद्धिस्ट मंक्स, बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बनाई जाती थी. देन वी हैड टेम्पल्स एंड चैत्यास, ये क्या थे, ये वर्शिप, प्लेस फॉर वर्शिपिंग, ठीक है, प्लेस फॉर मेडिटेशन, ठीक है, दे वर क्रिएटेड. तो ये आपका आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है. एंड इन दीज चैत्यास एंड विहारास ऑल्सो दे वर मिनिएचर पेंटिंग्स विच वर क्रिएटेड. यहीं पर छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी, ठीक है. देन लार्ज नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन दी बुद्धिस्ट लैंग्वेज, ऑन दी जैन लैंग्वेज. अगर आप बात करोगे जैनिज्म के ऊपर, उस पर भी लिटरेचर बना है, ठीक है, बुद्धिज्म के ऊपर भी लिटरेचर लिखा गया है, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ पर. तो यहाँ क्या होता है कि आप इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी देखोगे कि बुद्धिस्ट थीम्स में मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है, यानी कि पाम लीफ पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है, एपिक्स किताब ग्रंथ लिखे गए हैं. प्लस वी हैव बुद्धिस्ट डेटीज एट दीज सेंटर्स. आप यहाँ देखोगे टेक्स्ट के बिल्कुल बीच में आप देखेंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी डेटीज हैं, मंक्स हैं, उनके डायग्राम्स, उनकी ड्राइंग्स बनाई गई हैं, ठीक है. फिर आप यहाँ देखोगे टेम्पल्स. ओवर हियर यू विल सी टेम्पल्स. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ पाला डायनेस्टी. टेम्पल्स जो थे, इट वर यू कैन से दैट दीज टेम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल दी सिद्धेश्वरा महादेवा टेम्पल, जैसे कि आपका सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल हो गया, कोई भी टेम्पल बन रहा है रिलेटेड टू एनी डेटी, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू हिंदी डेटी, ठीक है, जितने भी आपके हिंदू डेटी हैं उनसे रिलेटेड भी टेम्पल है, उसका जो आर्किटेक्चर होगा वो डिफरेंट था. एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज द द्रविड़ा स्टाइल. अब जब आप आर्ट एंड कल्चर की क्लास लोगे उसमें आप द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ोगे. आर्किटेक्चर जो होता है वो 3 स्टाइल्स में बनाया जाता है. पाला एम्पायर ने द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यूज किया है, विच इज सीन इन क्रिएटिंग द स्तूपाज ऑल्सो. तिब्बतन बुद्धिज्म में भी द्रविड़ा स्टाइल यूज किया जाता है. इन टिबेटन बुद्धिज्म ऑल्सो द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड. तो आर्किटेक्चरल स्टाइल नगरा होता है पहला. सेकेंड आर्किटेक्चरल स्टाइल इज नोन एज द्रविड़ा. थर्ड इज नोन एज वेसारा. थर्ड को हम बोलते हैं वेसारा. द्रविड़ा में फीचर ये है कि जो टॉप होता है ना, रूफ होता है, वो बहुत लार्ज होता है. द रूफ इज वेरी ह्यूज, ठीक है. प्लस देर इज अ वेरी बिग गेटवे. जो एंट्रेंस होता है उसको हम गोपुराम बोलते हैं. एंट्रेंस इज नोन एज गोपुराम. एंड वी हैव अ वेरी ह्यूज एंट्रेंस इन द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो यहाँ जो आप एंट्रेंस देखोगे काफी बड़ा एंट्रेंस होता है. एंड द एलिवेशन, द रूफ और द टॉप ऑफ द टेम्पल इज वेरी ह्यूज, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. फिर आप टेराकोटा इमेजेस देखोगे. ये टेराकोटा इमेजेस जो हैं, जो सॉफ्ट स्टोन्स पे कार्विंग की जाती है, उसमें भी आप देखोगे कि बुद्धा को ही रिप्रेजेंट किया गया. इन ऑल द स्कल्पचर्स द पाला एम्परर्स दे हैव रिप्रेजेंटेड लॉर्ड बुद्धा इन डिफरेंट पोजीशंस. अलग अलग पोजीशंस में बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है. फिर आप पेंटिंग देख सकते हो, हमने पेंटिंग भी तैयार कर लिया है, पढ़ लिया है. दैट द पेंटिंग्स दे यूज टू डिपिक्ट द डिफरेंट मंक्स ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन. पेंटिंग्स में भी बुद्धिज्म रिलीजन के मंक्स को डिपिक्ट किया जाता था. सो दिस शोज द एडवांस ऑफ बुद्धिज्म इन द टाइम पीरियड ऑफ पाला एम्पायर. तो ये आपके पाला स्कल्पचर्स हैं. यू कैन सी द इलैबोरेट स्कल्पचर्स ऑफ पाला एम्पायर, ठीक है. यहाँ आप देखने को मिल रहा है दैट वी हैव द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा. अब आप ये देखोगे, ये जो पोजीशन है ना गौतम बुद्धा की, इस पोजीशन के ऊपर 2012 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था. इन 2012 इन प्रीलिम्स द क्वेश्चन केम ऑन दिस पोजीशन. दिस पोजीशन इज नोन एज भूमि स्पर्श पोजीशन. इस पोजीशन को हम बोलते हैं भूमि स्पर्श पोजीशन, ठीक है. और भूमि स्पर्श मुद्रा, इसको भी हम अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है. तो ये जो भूमि स्पर्श पोजीशन है, इसमें आप देखोगे ये जो हैंड है बुद्धा का, ये जो हाथ है बुद्धा का, राइट हैंड, इट इज टचिंग द ग्राउंड, जमीन को टच कर रहा है ना, ठीक है. अनदर हैंड इज ऑन द लैप्स, ठीक है, इन ध्यान पोजीशन, ध्यान पोजीशन में है. एक हाथ आपका जमीन को टच कर रहा है और एक इस तरीके से है. तो दिस पोजीशन शोज दैट द टाइम पीरियड व्हेन बुद्धा अटेन्ड इनलाइटनमेंट विद इन 49 डेज. 49 डेज में जो उनको इनलाइटनमेंट मिला था वो इस पोजीशन के बाद ही मिला था. इस पोजीशन में वो पृथ्वी को टच करके उनको साक्षी बना रहे हैं कि आप साक्षी हो कि कैसे मैं अपने दिमाग के राक्षस पर, अपने विचारों पर विजय पाता हूँ, अपने डिस्ट्रैक्शंस पर विजय पा रहा हूँ और सच को जान रहा हूँ, यानी कि यूनिवर्स को जान रहा हूँ,
ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो उन्होंने अर्थ को छूकर, पृथ्वी को छूकर साक्षी बनाया था कि तुम साक्षी हो, तुम विटनेस हो। साक्षी मीन्स विटनेस। यू आर विटनेस टू माई प्योरिटी, यू आर विटनेस दैट आई एम रिमूविंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम माई माइंड एंड अटेनिंग एनलाइटनमेंट। दैट इज वाई ही टच्ड द अर्थ। भूमि स्पर्श, भूमि मीन्स अर्थ, स्पर्श मीन्स टचिंग इट। ठीक है, स्पर्श मतलब टच करना। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक। इसी नोट पर हम सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो आज की क्लास, सबने नोट्स बनाए हो, समझ आया हो। ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। सो दिस इज़ हाउ वी टेक क्लासेज ऑन अनअकैडमी प्लस। इस तरीके से हम क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी प्लस पर। अगर आपको सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी प्लस पर, आप कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जल्दी से सब्सक्राइब करें। शर्मा 20 कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी जीत सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।